हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाडिया एंड आज हम आपकी SST 10th क्लास की SST जो आपकी सामाजिक विज्ञान है उसका जो हमारा बुक है संसाधन एवं विकास, उसका 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है जी, तो 5th चैप्टर हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं उपभोक्ता अधिकार। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला था कि हिंदी मीडियम की वीडियोज़ आप बनाएं 10th क्लास की, और इसी के साथ ही इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम चैप्टर्स 1 बाय 1 हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले हमारा 5th चैप्टर उपभोक्ता अधिकार। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं और काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है जी, सबसे ईजी चैप्टर्स में से एक है ये, क्योंकि सिर्फ कुछ ही थोड़ी सी चीज़ें याद रखने से और थोड़ा सा कुछ समझने से और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट फॉर्म्स पूछी जाती हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे FAO की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो FAO की फुल फॉर्म इंग्लिश में देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, F से फूड हो जाएगा एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में देखें तो खाद्य एवं कृषि संगठन। ओके, नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म पूछी जाती है जी WHO का मतलब है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके, नेक्स्ट हमारी पूछी जाती है ISO। ठीक है जी, ISO का इंग्लिश में देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक होता है जी हमारा ISI का मतलब होता है जी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय मानक संस्था। ठीक है जी, BSI, सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये BIS होता है। ठीक है जी, BIS, तो BIS का मतलब होता है जी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सेम को हिंदी में करेंगे तो भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है जी, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट हम देखते हैं जी PDS, ये P है, PDS। ठीक है जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जी NCC ये स्काउट और वो चीज़ नहीं है। NCC यहाँ पर NCC का मतलब है जी नेशनल कंज्यूमर कमीशन। ठीक है जी, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, यानी उपभोक्ता के लिए जो राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग होता है। ठीक है, तो NCC का मतलब है जी नेशनल कंज्यूमर कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन या उपभोक्ता आयोग। ठीक है जी, चलिए, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि कई बार जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता कौन थे। क्योंकि उपभोक्ताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, अवेयरनेस हम लेकर के आ रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो उपभोक्ता आंदोलन सबसे पहले किसने किया था, यानी उसका जन्मदाता कौन था, तो रैल्फ नाडर नाम के व्यक्ति का नाम आपको याद में रखना है कि उपभोक्ता आंदोलन के जो जन्मदाता है वो कौन है जी, रैल्फ नाडर। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उपभोक्ता की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। ये मीत नॉलेज हब जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे ही ऑफलाइन ये नोट्स हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, आप मार्केट में जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, या आप सैलून में जाते हैं, अपनी सेवाएं लेते हैं वहाँ से, और उनको कुछ भी पे करके आप आ जाते हैं। सिंपल सी बात है कि वो व्यक्ति जो बाज़ार से कुछ भी खरीदता है, वो चीज़ हो सकती है, सेवा हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सामान ही मिले, यानी आप अपनी फ़ीस देते हैं, उसके बदले में ज़रूरी नहीं है कि आपको सामान मिले, बल्कि जो टीचर्स हैं आपके, वो आपको सेवाएं देते हैं। ठीक है, वो आपको टीच करते हैं, अपनी सेवा वो देते हैं और उसके बदले में उनको कुछ सैलरी मिलती है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं या जो भी आप सेवाएं लेते हैं, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ पे करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। ओके, यानी कि वह व्यक्ति जो बाजार से कुछ भी खरीदता है, चीज़ें खरीदता है, सेवा खरीदता है, तो वो उपभोक्ता होता है। ठीक है जी, और उत्पादक क्या होता है, तो वह जो चीज़ों को सॉरी ये इसने मिस किया है बच्चे ने, वह जो चीज़ों को बेचता है या चीज़ों को बनाता है। ठीक है जी, यानी जो चीज़ों को बेचता है या बनाता है वो हमारा होता है जी उपभोक्ता। ठीक है, अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जी। एक तो हमारा आता है जी विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता दिवस तो होता है जी हमारा 15 मार्च को। ठीक है जी, वर्ल्ड लेवल का कब होगा जी, 15 मार्च को, यानी स्टार्टिंग में आएगा। ये ध्यान रखें कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट जो है कब होगी जी, 15 मार्च के आसपास। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि हमारा खुद का, तो हम
एक तरह से मान सकते हैं जी 24 दिसंबर, यानी हम तो सर्दियों में मनाते हैं और वर्ल्ड वाले इसको कब मनाते हैं जी, गर्मियों में मनाते हैं। ठीक है जी, वैलेंटाइंस डे के जस्ट नेक्स्ट डे विश्व उपभोक्ता दिवस होता है, ये याद रखेंगे। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमारा होता है जी 24 दिसंबर को। ओके, अब अपने एक चीज़ बात करते हैं कि मानकीकरण किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप बार बार आप ऐसा देखते होंगे कि बार बार हमें बताया जाता है कि जो भी गुड्स हम लेते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, तो हमें उनका जो है मानक देखना चाहिए, ISI मार्क, और इस तरह से चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो मानकीकरण होता क्या है? देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी गुणवत्ता और उनके साइज़ और उनकी बनावट निश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे जैसे ISI इस तरह के मानक देखे होंगे। ठीक है, तो उनकी गुणवत्ता, उनका साइज़, बनावट, ये सब डिसाइड करने के लिए मानक होते हैं अलग अलग। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स पर ग्रीन कलर का डॉट होता है इस टाइप से, तो उसका मतलब होता है कि वो प्योरली वेज है। ठीक है जी, अगर वहाँ पे रेड कलर का डॉट है दैट मीन्स वो नॉन वेज है। ठीक है, तो उनकी बनावट, उनके साइज़, उनके आकार, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऐसे मानकीकरण किए जाते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी कोपरा। देखिए कोपरा क्या होता है? कोपरा का मतलब है जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, CO से कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन और A से एक्ट। कंज्यूमर क्या होता है? उपभोक्ता, और प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण, और एक्ट यानी कि अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसे ही हम कहते हैं जी कोपरा। खैर इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी एगमार्क प्रमाण पत्र क्या होता है? देखिए जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य जो तेल होते हैं, सॉरी, तो खाद्य तेलों के अंदर जो है एगमार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो खाद्य तेलों के लिए जो प्रमाण पत्र होता है उसे एगमार्क प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है जी, ISI का चिन्ह आप देखते होंगे बिजली के सामानों पर भी मिलता है। ठीक है जी, चलिए ये शायद बुक के कुछ क्वेश्चंस है। भारत की उस एजेंसी का नाम बताओ, ये पता नहीं कैसे, चलिए कोई बात नहीं। और हॉलमार्क का चिन्ह जो है जेवरातों पर होता है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया? जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए, कंज्यूमर के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने जो दिशा निर्देश थे उनको सबसे पहले कब अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था 1985 में। और उसी के बाद उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ जी? 1986 में। ठीक है, और एक और यहाँ पे वर्ड आता है जी MRP। MRP आप देखते हैं, आप बार बार जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो आप पूछते भी हैं भाई इसका MRP क्या है, यानी कि अधिकतम मुद्रा मूल्य क्या है, यानी अब इसका फाइनल प्रोडक्ट का कितना हमारा मुद्रा मूल्य है उसे हम MRP कहते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम रेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, अधिकतम मुद्रा मूल्य। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अपनाया था? 1985 में, और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम हमारा 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी राज्य स्तरीय अदालतों में कितने रुपयों तक की सुनवाई होती है? देखिए ये भी हम खैर पढ़ेंगे कि जो जिला स्तरीय अदालतें होती हैं वहाँ पर 1 रुपये से लेकर और 20 लाख तक की सुनवाई होती है। 20 लाख से 1 करोड़ तक की राज्य स्तर पर होती है, और 1 करोड़ या उससे अधिक जो हो तो उसकी सुनवाई होती है जी हमारी राष्ट्र स्तर की जो अदालतें होती हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहले उपभोक्ता आंदोलन का उदय वास्तविक रूप से कब हुआ? तो 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का जो है सबसे पहले हुआ था। चलिए अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस जो समझने वाले चीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, बिल्कुल आपको बेसिक सा लेना है, जैसे आप खुद सामान खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, और अब आपको सिंपली देखना है कि ये कहता है कि आप 5 तरीके बताओ जिससे उपभोक्ताओं द्वारा सामान खरीदते समय शोषण किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, ये उपभोक्ताओं द्वारा नहीं होगा, उपभोक्ताओं का होगा। ठीक है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है जी, और करता कौन है? दुकानदार करता है, चीज़ बेचने वाला करता है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं का सामान खरीदते समय शोषण कैसे होता है? तो वैसे अपने को 5 तरीके यहाँ पर बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 तरीके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, घटिया किस्म की वस्तुएं देना। आप मार्केट में गए, दुकानदार के पास गए, उससे आपने चावल मांगे बट उसने घटिया किस्म के चावल दे दिए, तो एक आपका शोषण हो गया। प्राइस उतना ही लिया लेकिन किस्म आपको घटिया दे दी। ठीक है, सेकेंडली कम माप करना, कि उसने कम माप करके और आपको उल्लू बना दिया। ठीक है जी, इसका मतलब आपका शोषण हो गया। थर्ड, ऊंची कीमत वसूल करना, यानी 10 रुपये की आइटम थी लेकिन उसने आपसे 15 या 12 रुपये वसूल कर लिए, 2 रुपये या 5 रुपये एक्स्ट्रा वसूल किए मार्केट की कीमत से, दैट मीन्स आपका शोषण हो गया। नकली वस्तु देना, कि आपने मांगी थी कोई मैगी
और उसने देसी सा कोई ब्रांड जो कि नकली था उस ब्रांड का नहीं था, तो उसने कोई नकली वस्तु आपको दे दी, ठीक है। या फिर फिफ्थ, मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तु देना, ठीक है जी। आपको मिलावटी सामान दे दिया जिसके अंदर मिलावट थी, घी दूध ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलावटी होती हैं, मिठाई वगैरह, ठीक है। तो मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तु अगर आपको दे दी, दोषपूर्ण यानी खराब थी, ठीक है, चेक करवाई तब सही थी, लेकिन जब जो सामान आपको पैक करके दिया वो आपको ख़राब दे दिया, अंदर से जब भी पैक करके उसने ला के दिया तो उसके अंदर कोई ऐसा सामान डाल दिया जो कि घर पे जाने के बाद चला ही नहीं, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा दोषपूर्ण सामान। और एक होता है जी सिक्स्थ, जमाखोरी। जमाखोरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक गांव है और उस गांव में आपके पास 2 दुकानें हैं, ठीक है जी। एक दुकान है राम की और एक दुकान है श्याम की, ठीक है जी। अब आपके पूरे गांव के अंदर कुछ जो धान है वो राम की दुकान पर रखा गया और कुछ धान जो है वो श्याम की दुकान पर बेचा गया। अब राम ने क्या किया कि कम मूल्यों पर शाम से, जब रेट कम था तो शाम से सारा का सारा धान खरीद लिया और राम ने सारा का सारा गांव का धान सिर्फ अपनी दुकान पर रख लिया। अब वो क्योंकि एक ही दुकान पर सामान है, 2 दुकानें नहीं है तो कंपटीशन नहीं है रेट का। अब राम क्या करेगा, अपने मन मर्जी के दामों पर, जब मार्केट में उस सामान की कमी हो जाएगी यानी शाम की दुकान से मिलेगा नहीं तो लोगों को मजबूर होकर राम की दुकान पर ही आना पड़ेगा। तो जब मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाए, पहले तो उसको शॉर्ट करके रख लो, छुपा के रख लो, सारा का सारा एक अपने पास इकट्ठा कर लो, मार्केट में उसकी फेक कमी क्रिएट कर दो। अब कमी क्रिएट हो गई तो लोग इसी के पास आएंगे और जब लोग इसके पास आएंगे, लोगों को चाहिए होगा, मांग ज़्यादा होगी तो वो अपनी मन मर्जी की कीमत वसूल करेगा। तो इसे ही हम कहते हैं जी जमाखोरी। तो ये सारी चीज़ें कुछ 6 रीजन्स हमने किए कि इन रीजन्स से सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, किसके द्वारा, दुकानदार के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी कोपरा का पूरा नाम क्या है और उपभोक्ताओं की ये कैसे मदद करता है। देखिए कोपरा हमने देखा कि जैसे जैसे उपभोक्ता आंदोलन हुए उसके बाद इसके तहत प्रयास किए गए और उपभोक्ता जो अधिनियम है वो लाया गया। तो सिंपल सी बात है, कोपरा का पूरा नाम है आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। तो कोपरा, ठीक है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है जी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो दुकानदारों के मनचाही कीमत वसूलने, घटिया वस्तु देने और कम तोलने या मिलावट को रोकने या नकली वस्तुओं से रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया और इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता आंदोलनों की स्थापना की गई। 3 स्तर पर, कौन कौन से जी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो 3 स्तरों पर जो है उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना की गई कि अबे अगर कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी कंप्लेंट जो है इन अदालतों में जाकर कर सकते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलनों के माध्यम से ये प्रयास किया गया था, कोपरा एक्ट लाया गया था, ठीक है जी। अब देखिए उपभोक्ताओं के खुद के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। उपभोक्ताओं के खुद के कर्तव्य यानी कि कई बार हम अपने आप को बुद्धू बना लेते हैं, दुकानदार की कमी नहीं होती, वो हमारी कमी रह जाती है, ठीक है। तो हम उसकी शिकायत भी नहीं कर पाते क्योंकि कमी हमारी होती है। तो हमें कुछ कर्तव्यों का पालन करना ही करना चाहिए जब हम सामान खरीदते हैं या जो भी शॉपिंग वगैरह करते हैं उस टाइम में। तो बेसिकली उपभोक्ताओं के वो कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उपभोक्ता को वस्तु के गुण के बारे में देखना चाहिए, यानी वस्तु किस चीज़ की है, कौन से कंपनी की है, किस तरह से ये काम में आने वाली है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह है, सब कुछ हमें उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। नहीं पता है तो पूछ लेना चाहिए। वस्तु के साथ गारंटी कार्ड लेना, जो भी सामान आप ले रहे हैं उसका पक्का बिल लो, उसका गारंटी वारंटी कार्ड, जो भी चीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करो। रसीद लेना, आप उसकी पक्की रसीद जरूर लें कि हाँ भाई ये सामान हमने आपकी ही दुकान से खरीदा है। और वस्तु पर अंकित ISI एगमार्क का चिन्ह जरूर देखें क्योंकि ये उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। तो वस्तु पर ये जो एगमार्क चिन्ह होते हैं, ISI वगैरह, यानी कि जो मानक चिन्ह होते हैं, इनका ज़रूर हमें ध्यान देना होता है इन चीज़ों पर। नेक्स्ट देखिए उपभोक्ता के अधिकार। देखिए जी सिंपल सी बात है, उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। तो सिंपल सी बात है, उपभोक्ताओं को टोटली 6 अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये पहला अधिकार जो है थोड़ा सा बच्चे ने गलत लिख दिया है, ये चयन का अधिकार है, ठीक है जी। तो पहला अधिकार है जी चयन का अधिकार, यानी कि हमारे पास एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी तरह के चावल पड़े हुए हैं, तो हम अपने पसंद का कोई भी किसी भी क्वालिटी का किसी भी कंपनी का चावल वहाँ से सिलेक्ट करके ला सकते हैं। दुकानदार हमें जो है मजबूर नहीं कर सकता कि हाँ भाई आपको मैं यही सामान दूंगा, ठीक है जी। हाँ वो हमारे सामने ऑप्शंस रख सकता है लेकिन वो हमें मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है जी। चयन का आफ्टर एटलास जो अधिकार है वो हमारा ही होगा, ठीक है। अगला अधिकार है जी सूचना का अधिकार। आप दुकानदार के पास जाते हैं
ठीक है जी। वहाँ से जो भी आप सामान ले रहे होते हैं तो उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वो आपको सूचना देने से मना नहीं कर सकता। थर्ड थिंग होती है जी निवारण का अधिकार, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका निवारण आप जा कर के ले सकते हैं और उसकी जो है कंप्लेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से निवारण का अधिकार दिया गया है। प्रतिनिधित्व का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार का मतलब क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने कोई सामान खरीदा, ठीक है जी, लेकिन जब शिकायत करने गए तो आप गए, ठीक है, तो दुकानदार माना ही नहीं, तो आप अपने पापा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्टली बात करते हैं फिफ्थ, सुरक्षा का अधिकार, यानी कि जो भी आपको नुकसान होता है उसके बदले में आपको क्षतिपूर्ति या सुरक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि ये जो चीज़ें हैं अब तक शायद हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, अदालतें होती हैं उपभोक्ताओं की अलग से। जब भी हमें कुछ नुकसान होता है, मिलावटखोरी वगैरह जब लोग करते हैं तो उसके बदले में हम शिकायत कर सकते हैं, जो भी हमें नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको फॉलो कर पाएंगे, कैसे हम अवेयर हो पाएंगे। तो उसी के लिए उपभोक्ता शिक्षा का ये चैप्टर आपकी 10th क्लास में डाला गया है, तो ये आपके उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही तो हो रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी हमें दिया गया है कि हमें अपने बारे में, हमारे उपभोक्ता अधिकारों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, ठीक है जी, कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, बेसिक सी बात। तो सबसे पहले कानूनी कदम देखें तो 1986 में तो भाई इन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ला दिया था 1986 में, तो ये तो हमारा कानूनी कदम था। प्रशासनिक कदम देखें तो हमारे यहाँ पर एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है जी, यानी कि जो भी सामान है वो डायरेक्टली जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बीच में बिचौलियों की जो भूमिका है, पहले बिचौलिए होते थे, उनकी भूमिका को खत्म कर दिया गया है, ठीक है जी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रशासनिक कदम है। तकनीकी कदम है जी वस्तुओं का मानकीकरण, यानी कि जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोली, आप अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मार्केट में बेचने से पहले उसका मानकीकरण कराना ज़रूरी है, उस पर मानक डिसाइड किया जाएगा, उसकी रेटिंग की जाएगी, देन आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये हमारा तकनीकी कदम था। और एक सिंपल सा एक और कदम जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ला करके किया सरकार ने। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ त्रिस्तरीय उपभोक्ता आंदोलनों की स्थापना की गई, ठीक है। त्रिस्तरीय में हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है जी। अब सिंपल सा देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिवाद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सॉरी ये परिषद है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत, इन दोनों में क्या अंतर है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए सिंपल सी बात, उपभोक्ता संरक्षण परिषद तो क्या होती है जी, ये उपभोक्ता का सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए, और यह जनता को उनके अधिकारों के बारे में बताती है, यानी अवेयरनेस के लिए है जी। ये तो सिर्फ ये मामला नहीं सुलटाएगी, मामला नहीं सुलझाएगी, ठीक है जी। उपभोक्ता अदालत जो है वो क्या करेगी, लोग उपभोक्ता अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं, दोषी को दंड दिया जाता है और यह उपभोक्ता पर जुर्माना लगाती है या फिर उसको सजा देती है, ठीक है जी। तो उपभोक्ता आंदोलन तो क्या है, सिंपली मैटर्स को सॉल्व करता है, और उपभोक्ता संरक्षण परिषद तो हमारी हेल्पिंग स्टेज पर होता है, ठीक है जी। उपभोक्ता के शोषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या होते हैं। देखिए ऐसे कौन से रीज़न हैं जिससे ओवरऑल, चाहे वो दुकानदार कर रहा हो चाहे उपभोक्ता खुद गलती कर रहा हो, तो ऐसे कौन से रीज़न हैं बेसिकली उत्तरदायी कारक जिनके कारण शोषण हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले शोषण होता है सीमित सूचना से, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या उसके नुकसान है, वो चीज़ उस पर दी ही नहीं गई है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में सूचना ही लिमिटेड है, या फिर हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो सीमित सूचना जो है ये रीज़न है वो शोषण, उपभोक्ता शोषण का एक बहुत बड़ा, ठीक है। निम्न साक्षरता यानी व्यक्ति अगर लिखा भी हुआ है तो पढ़ नहीं पाता तो वो कोई ऐसा सामान लेकर के जाता है जो उसके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है जी। तो निम्न साक्षरता भी इसका रीज़न है। सीमित पूर्ति का मतलब क्या है जी, कई बार बढ़िया क्वालिटी का सामान बहुत लिमिटेड अमाउंट में आता है, मतलब बहुत ही लिमिटेड वो पहुंचता है, तो हमें जब सामान है ही नहीं तो हमें घटिया क्वालिटी का सामान ही लेना पड़ेगा। तो सीमित पूर्ति भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सीमित प्रतियोगिता का मतलब है कि एक मार्केट के अंदर कोई एक सामान की अगर 10 दुकानें होती हैं
ठीक है जी। कोई भी एक सामान की अगर मान लीजिए 10 नहीं तो अगर 7 8 6 दुकानें होती हैं तो वहाँ पर प्रॉपर कंपटीशन चलता है और हर एक को अपनी क्वालिटी का ख्याल रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर टिकना है तो क्वालिटी तो देनी पड़ेगी, ठीक है जी। लेकिन कई बार गाँव में या शहरों में किसी पर्टिकुलर सामान के लिए सीमित ही प्रतियोगिता होती है, यानी कई बार क्या होता है, फिक्स होता है कि वो सामान भाई इसी शॉप से मिलेगा और कोई शॉप से मिलना ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये शॉप वाला तो भाई उसकी मनचाही कीमत वसूल करेगा और जो मर्जी क्वालिटी का सामान देता फिरेगा, ठीक है। तो सीमित प्रतियोगिता भी इसका एक रीज़न है। जागरूकता का अभाव तो सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है जी। उपभोक्ताओं में जागरूकता ही नहीं है तो वो कैसे अपने अधिकारों को यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बार बार आ रहा है हमारे सामने RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार 2005 क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आप स्टार लगा लें, ठीक है, और इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा RTI पर किसी भी तरह का, ठीक है। तो RTI में देखिए, सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने कानून लागू किया था एक, जो RTI या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों से सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है कि जो भी सरकारी ऑफिसेज है, सरकारी विभाग हैं, वहाँ से आप किसी भी तरह की सूचनाएं, किसी भी घोटाले की, किसी भी तरह की सूचनाएं आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका अधिकार सुनिश्चित वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि न्याय पाना है अगर उपभोक्ता को तो उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय 3 स्तरों पर एक त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वो 20 लाख तक के मुकदमे सलटाते हैं, ठीक है जी। जिला न्यायालय पर 20 लाख तक के, 20 लाख से 1 करोड़ तक के होते हैं हमारे राज्य स्तरीय जो अदालतें होती हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर होता है जी हमारा 1 करोड़ से ऊपर। तो राज्य स्तर पर होता है 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें करती है जी 1 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित, ठीक है। आगे देखिए, बाजार के नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण सहित समझाइए, या नियम और विनियम किस प्रकार सहायता करते हैं, स्पष्ट करो कि ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि बाजार के नियम और उपनियम डिसाइड किए जाएं। देखिए सिंपल सी बात है कि बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। मार्केट में अगर कुछ रूल्स ही नहीं होंगे तो दुकानदार तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, जिसके निम्न कारण है। सबसे पहले कमज़ोर उपभोक्ता। देखिए बाजार में व्यक्तिगत उपभोक्ता मतलब पर्टिकुलर हम खुद अकेले व्यक्ति अगर सामान लेकर के जा रहे हैं तो हम अपनी क्या ही अकेला व्यक्ति क्या ही बाजार में जाकर लोगों का बिगाड़ लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाजार में व्यक्तिगत उपभोक्ता जो होता है वो स्वयं को प्राय कमज़ोर स्थिति में पाते हैं। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता समस्त उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है, ठीक है जी। हम सामान लेकर के आते हैं, मान लीजिए वो सामान खराब निकल गया, हम वापस से उस सामान को बदलवाने के लिए जाते हैं, तो जो विक्रेता होते हैं, बेचने वाले, वो सारे के सारे गलती का बोझ जो है, गलती का उत्तरदायित्व जो है हम ही पर डाल देते हैं कि हमने चेक नहीं किया या हमने गलती की खरीदते समय, ठीक है, या हमने खुद नहीं पूछा उस समय। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है। और इसके डर से कई बार तो हम सामान बदलवाने ही नहीं जाते हैं और उसका नुकसान खुद झेल लेते हैं, ठीक है जी। उपभोक्ताओं का शोषण एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। उदाहरण के लिए कई बार बेईमान जो है वो उचित वजन से कम तोलता है और उन शुल्कों को जोड़ भी देता है, ठीक है जी। और अनुचित बाजार भी इसका एक रीज़न है कि जब उत्पादक कम संख्या में अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी उत्पादक यानी कि बेचने वाले या सामान बनाने वाले कम संख्या में अधिक शक्तिशाली अगर होंगे तो बाजार का संचालन उचित ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि 1-2 दुकानें होंगी जिन पर वो सामान मिलता होगा तो फिर वो अपनी मनमर्जी से किसी भी रेट पर और कैसे भी बेचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं 10 दुकानें और एक साथ कंपटीशन हो तो वो वहाँ पर उनको नियम विनियम से चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्ण तरीके से बाजार को प्रभावित करती है और उपभोक्ताओं का शोषण करती है, ठीक है जी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण नियम विनियम होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई और इसके बारे में पता लगाएं। देखिए उपभोक्ता आंदोलनों की शुरुआत किन कारणों से हुई थी। सबसे पहले देखिए सारे के सारे जो भी उपभोक्ता आंदोलन होते हैं उनके बेसिकली ये सेम ही रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या था जी, भारत में उपभोक्ता आंदोलन जब स्टार्ट हुए थे उनका मेन रीज़न क्या था कि उपभोक्ताओं को असंतोष था। उस समय में उपभोक्ता काफ़ी असंतुष्ट थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए उनको आंदोलन करना पड़ा कि भाई कोई कानून तो लाओ। अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी, इसलिए महंगाई बढ़ गई थी। और जमाखोरी यानी लोगों ने सामान इकट्ठा करके अपने पास जमा किया और साथ ही साथ उसका क्या कर दिया,
काला बाजारी उसकी करनी स्टार्ट कर दी, यानी ब्लैक में उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। यानी नॉर्मल लोगों को ना बांटकर जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसको बेचना, यही कहलाती है जी काला बाजारी। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से 1960 यानी 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं व्यापक स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन एवं प्रदर्शनों का आयोजन का कार्य करने लगी। उन्होंने सड़क यात्रा और परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर ध्यान रखने के लिए उपभोक्ता दलों का गठन किया था। और 24 दिसंबर 1996 में फिर भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और इस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जो कोपरा के नाम से अब प्रसिद्ध है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी और उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए। तो सिंपल सी बात है, जो भी 1986 के अंदर हमारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आया तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो निम्न कारणों से सबसे पहले उपभोक्ता को उनके कार्यों और अधिकारों की जानकारी दी जाए, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। दूसरा, उन्होंने ये चीज़ देखा कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। उत्पादकों को उनकी गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहित करना, कि उत्पादक है अब तक कोई मानकीकरण डिसाइड करने वाला है ही नहीं, तो वो कैसे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। तो अपनी गुणवत्ता जब मार्क लग जाता है कि इनकी गुणवत्ता कैसी है, तो वो हमेशा उस गुणवत्ता को पर बने रहने का और उस गुणवत्ता से और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। उत्पादकों और विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है जी, और खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट जो होती है उसे रोकने के लिए जो है ये किया गया। ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था जो हमने काफ़ी क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो उनके थ्रू हमने ये हमारा 5th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं जी ये फुल फॉर्म्स। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISI भारतीय मानक संस्था और BIS भारतीय मानक ब्यूरो, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, NCC राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ठीक है जी। तो ये चैप्टर 5th हमारा छोटा सा ब्यूटीफुल सा स्मार्ट सा चैप्टर हमने कर लिया है। होपफुली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाली चीज़ें हैं तो इसके बारे में आप इनफ लिख भी सकते हैं जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।